मेरी वॉइस ऑडेबल है या फिर नहीं, आप मुझे सिर्फ ये बताना। और बिना टाइम बर्बाद किए मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर नंबर है सेकंड और उसका नाम है बचपन। मैं तुम्हें बेसिकली वो जो लेखिका है वो हमें ये बताना चाहती है कि जब वो छोटी थी तो उस टाइम में और हमारे टाइम में वो कंपैरिजन करना चाहती है और बताना चाहती है कि उस टाइम पर जो चीज़ें थी, हम क्या खाना खाते थे, किस तरीके के कपड़े होते थे और आज के टाइम में क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, सिर्फ वो अपनी एक बचपन की एक छोटी सी जो याद है, स्मरण, उसको बता रही है। अपने क्लोथ्स, अपनी फेवरेट चीजें, जब हम छोटे होते हैं तब हमारी पसंद क्या होती है और जब हम बड़े हो जाते हैं तब क्या होती है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी और मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी, नानी या फिर बुआ मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग क्या कहते थे, जीजी कहकर पुकारते थे क्योंकि वो सबसे बड़ी थी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कि सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। और अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। गहरे नहीं, हल्के नहीं, मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पहले जब वो छोटी थी तो फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली पीली धारी वाले फ्रॉक, गोल कॉलर, बाजू भी गोल कफ, एक हल्के रंग गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की उसमें फ्रिल थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जो जेब थी उसमें रुमाल और बालों में इतराने रंग बिरंगे रिब्बन का चलन था। लेमन कॉलर का बड़े प्लेटफॉर्म गरम फ्रॉक जिसे नीचे फर टंगी होती थी। वो अपने सिर्फ कपड़ों के बारे में बताने की किस तरीके के कपड़े हैं उनके। ठीक है, दो ट्यूनिक भी उनको याद है, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर से जो उसकी कोटी थी वो प्याजी थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ कैसी थी, सफेद कलर की कोटी थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वो नौकर या फिर नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी क्या थी, सख्त मनाही थी क्योंकि अपना काम उनको खुद करना होता था, रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमक, जब जूते या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। ठीक है, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं और ये कहना होगा कि पहले से ज्यादा आरामदेह हैं। जो आजकल के जो शूज हैं वो पहले से ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर उन्हें कभी लंबी सैर पर जाना होता तो उनको अपने पास रुई रखनी होती थी और तभी वो कहीं पर जाने होते थे। अब इनकी बात करते हैं खाने पीने की, तो हर सैटरडे उनको ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो कि एक बहुत मुश्किल काम था क्योंकि उनकी बच्चों को नाक में स्मेल आती थी, गंध आती थी। और छोटे शीशे के गिलास में जिन पर खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही उसको मछली होने लगती थी। ठीक है, आज भी मुझे लगता है कि अगर पीते तो शनिवार की दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी है। याद रहे उन दिनों में घरों में फोन भी नहीं थे, रेडियो भी नहीं थे, टेलीविजन भी नहीं थे। और हमारे बचपन में जो खाने के लिए आजकल आइसक्रीम है, पहले कुल्फी थी और पहले समोसे और कचौड़ी थी, आजकल पेटीज है। शहतूत और फालसे खसखस के शरबत को टाक्सी में आजकल बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं होती थी, लैमनेड भी उनको मिलती थी। ठीक है, सिर्फ सोडा होता था, उसमें नींबू पानी बनाकर। शिमला और नई दिल्ली में बड़े बच्चों को वेगन्स और वेडिक और रस्तरी में चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली जगहों के नाम बता रहे, कहाँ पर क्या खाते थे वो। भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी कि ब्राउन ब्रेड लेकर आनी है, कहाँ से, मॉल से। हमारा जो घर था वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ी और गिरजा मैदान में पहुंच जाते थे और वहां से जैसे ही उतरते थे तो वहां पर मॉल आ जाता था। ठीक है, और उस काउंटर पे जाकर जैसे ही हो जाते थे, पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू आती थी। बताते कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी और सबसे ज्यादा चॉकलेट टॉफी का जो स्टॉक होता था वो लेखिका के पास होता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर पर जाते थे आराम से मजे लेकर, रात को जब खाना पीना खा के लेट जाती थी अपने बिस्तर पर तब वो खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। सोच कर ही जो लेखिका के मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज है, आग पर भुने जाते थे और छिलके उतारकर सीधा मुंह में डाले जाते थे। चना जोर गरम, अनारदाने का चूरन। और उस टाइम पर एक सॉन्ग भी चला था। ठीक है, सॉन्ग का नाम था चना जोर गरम, बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को ये सॉन्ग आता था। ठीक है, कुछ बच्चे पुड़िया में मसाला बुरकवाते थे। गिरजा के मैदान में घूमने तक ये पुड़िया चलती थी, मतलब जहां जा रहे लोग वहां पर यही खाते रहते थे। चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में
एक खास ही लय रफ्तार थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये सब चीजें। छुटपन में हमने शिमला रिस पर बहुत मजे किए। वहां पर एक रिस था, वहां पर सारे बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। घोड़ों की सवारी की है और शिमला के हर बच्चों को ये मौका मिलता है। घोड़ों की सवारी करके कुछ कमतर करके सॉरी हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। और ननिहाल के घोड़े खूब हंस-पुष्ट और खूबसूरत, और उनकी बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक ऐसा लगता कि प्रभु ईश्वर स्वयं कुछ कह रहे हैं। ठीक है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहरे लगने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर बहुत रौनक होती थी और मॉल की दुकानों की चमक भी क्या कहने वाली बात थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरना कोलाहल था। स्केल्डन पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन थी, और एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देखा खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें होती थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे, और दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती थी बच्चे उन्हें देखकर दौड़ते थे। ठीक है। और ऐसा लगता था कि कोई भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है बच्चों को। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के सामने एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। और ये जो दुकान थी यहाँ पर, वो इसलिए नहीं भूलती थी क्योंकि यहाँ पर उनका सबसे पहला चश्मा बना था। वहां पर जो डॉक्टर्स थे वो अंग्रेज थे। शुरू में जब चश्मा लगता है तो लेखिका को अटपटा से लगता है, और वो पूछती है भी क्या मेरा डॉक्टर ये चश्मा हट जाएगा, तो वो बोलते कि हाँ आपका ऐनक उतर जाएगा। पर लेकिन जो उनका ऐनक था वो उतरा नहीं था, सिर्फ बस नंबर ही कम होता रहा। और वो अपने आप को खुद इस बात का जिम्मेदार मानती हैं, क्योंकि दिन की रोशनी को छोड़कर वो रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा क्या होगा, आंखें वीक ही होंगी। ठीक है। और पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे भाई ने मुझे क्या बोला कि कैसे लग रहे हो, जैसे सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, मतलब उन्होंने सोचा कि, पर जो शेर था वो मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि वो उनके भाई थे, और बहन भाइयों में ऐसा मजाक चलता है। जब वो चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, और कई बार मैंने अपने आप को देखा, और ऐनक उतारा फिर पहना, फिर उतारा फिर पहना, ऐसे मैं देखती रही। और सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, फिर वो हंसने लगी। मैंने छोटे भाई का टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी मजाकिया भी। तब की बात है, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा, और जब कभी उतारती भी हूँ तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। और याद आ गया वो टोपी, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना बहुत पसंद करती हूँ, और मैंने कई रंगों की जमा कर ली है जो टोपियां हैं, और कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचल टोपियां। ठीक है, यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है, और लेखिका ने अपने बारे में सब कुछ बताया, किस तरीके से चश्मा, टोपी, खाना पीना, घूमना, चर्च के वहां पर जाना। तो आई होप कि चैप्टर आपको समझ आया होगा। बहुत ईजी था, सेल्फ स्टडी भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखो। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, देन उसके बाद वीडियो, फिर और अच्छे से समझ आएगा। और मेरा न्यू चैनल है तो उसको प्लीज सपोर्ट करना। ठीक है, तो बाय बाय।